गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है विवेक कुमार। स्वागत है आपका इंजीनियर्स स्टडी जोन में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यूनिट नंबर 3 देख रहे थे और उसमें कुछ टेक्निकल एरर की वजह से हम लोग 1 घंटे चला था सेशन और 1 घंटे के बाद टेक्निकल एरर की वजह से हम लोग का सेशन आउट हो गया था। तो हम लोग उसके आगे हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 में हम लोग 1 2 3 4 डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। हम लोग 5 डिस्कस कर रहे थे, सॉरी 4 डिस्कस कर रहे थे। 4 में ही हम लोग लास्ट में थे। स्पिलवे की जो स्पिलवे का जो टाइप्स होता है, ठीक है, टाइप्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को ही देखेंगे एक बार फिर से। 3 हम लोग देख लिए थे, 1 2 3 4 देख रहे थे। 4 में आधा देखे थे और 4 में आधा क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं फिर से। इन्यूमरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिलवे, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिलवे कौन कौन सा होता है उसको एक्सप्लेन करना है और किन्हीं दो को हम लोग को एक्सप्लेन करना है अच्छा से, यानी 2 को एक्सप्लेन अच्छा से करना है। एक्सप्लेन तो खैर हम लोग 2 से ज़्यादा कर लिए थे, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, आगे जितना भी टाइप्स का होता है। एक्सप्लेन करना है क्या, फिर 5वां नंबर क्वेश्चन में ग्लेशियर इन ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम में ग्लेशियर्स का क्या क्या है उसको। दूसरा जॉइंट्स इन ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी डैम में कौन कौन सा जॉइंट यूज करते हैं उसको। एनर्जी डेसिपेटर के बारे में, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या था, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रेविटी डैम एंड अर्दन डैम। अर्दन डैम और ग्रेविटी डैम में हम लोग को डिफरेंशिएट करना था, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर वाला में, 3 स्टार वाले में, हाउ कैन वी कंट्रोल सीपेज थ्रू इम्बैकमेंट एंड फाउंडेशन। इम्बैकमेंट और फाउंडेशन से हम लोग कैसे सीपेज को कंट्रोल कर सकते हैं ये। और लास्ट था एक्सप्लेन हाई डैम एंड लो डैम विथ इट्स सिग्निफिकेंस। हाई डैम और लो डैम क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसको डिस्कस करना था हम लोग को, ठीक है। जो आप जो सेशन नंबर 1 नहीं देखे, पहले सेशन 1 नंबर 1 देख लीजिएगा इसका, यूनिट नंबर 3 का, उसके बाद इसमें आइएगा, ठीक है, ताकि अच्छा से आपको समझ में आए। हम लोग यूनिट 3 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे थे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 गलती से लिखा गया, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिएगा इसको। और ये क्वेश्चन नंबर जो 4 यहाँ 5 लिखा गया है, इसको क्वेश्चन नंबर 4 करके हम लोग यही क्वेश्चन नंबर 4 को ही डिस्कस कर रहे थे। गलती से यहाँ पे टाइप हो गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, ओके। तो हम लोग ने क्या देखा था, स्पिलवे क्या है, टाइप्स ऑफ स्पिलवे में देखा था क्या, स्पिलवे 3 नंबर क्वेश्चन में देख लिया था। 4 नंबर में हम लोग देख रहे हैं क्या, टाइप्स ऑफ स्पिलवे। तो पहले देखे थे इमरजेंसी स्पिलवे, यानी कि जो इमरजेंसी के लिए प्रोवाइड किया जाता है अर्दन डैम में, ताकि इमरजेंसी आए, जैसे ही मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज फ्लड आए उस समय क्या हो, ये वाटर खुद ब खुद डैम को इतना प्रेशर लगा के खुद से ब्रेक कर दे, ताकि जो डैम्स अदर्स डैम का जो पार्ट है वो उसका हानि नहीं हो, वो जैसा है वैसा रहे, ठीक है। ताकि जितना डैमेज हुआ रहेगा उतना ही का हम लोग कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, नहीं तो पूरा डैमेज हो जाएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा हम लोग को। फिर सर्विस स्पिलवे देखे थे हम लोग। सर्विस स्पिलवे क्या होता है, जो सर्विस पर्पस के लिए प्रोवाइड किया जाता है, जैसे हम लोग फिशरी करना है, हम लोग को एरीगेशन करना है, और वाटर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाना है, उस केस में हम लोग क्या यूज कर रहे थे, सर्विस स्पिलवे का, ठीक है, हाइड्रो पावर जनरेशन में। फिर हम लोग अदर्स टाइप्स ऑफ स्पिलवे देखे थे, जिसमें ओगी स्पिलवे देखे थे, बार स्पिलवे देखे थे। ओगी स्पिलवे इस शेप का होता है, जो वाटर को गाइड करते करते डाउन स्ट्रीम तक पहुंचाता है, इरोजन को कम करता है। फिर हम लोग बार स्पिलवे देखे थे, एक मशीनरी होता है जिसका विड्थ होता है 1 मीटर से 1.5 मीटर, जो कि स्पिलवे कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि वो क्या हो सके। हम लोग बार स्पिलवे से एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बार स्पिलवे क्या था, इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर मशीनरी, ये एक तरह का रेक्टेंगुलर मशीनरी होता है, कंक्रीट का बना हो सकता है, विथ बार विथ क्रेस्ट विदिन 1 मीटर टू 1.5 मीटर। जो क्रेस्ट का विदित होता है, क्रेस्ट किसको कहते हैं, सबसे टॉप वाले भाग को, ठीक है। क्रेस्ट किसको कहते हैं, जब सबसे टॉप वाले भाग को। मान लीजिए कि ये डैम है, ठीक है, डैम है, डैम में सबसे ऊपर एक और वॉल रखा रहता है, तो इसको ये जो होता है ये क्रेस्ट कहलाता है। तो इसका विदित जो होता है, यहाँ से यहाँ तक का विदित होता है, उसको वो कितना होना चाहिए, 1 to 1.5 मीटर तक ले होना चाहिए क्रेस्ट का, ठीक है। इट इज लो हाइट स्पिलवे, मतलब इसका हाइट बहुत कम होता है, मतलब ज़्यादा हाइट नहीं होता है स्पिलवे का। इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन कंक्रीट ब्लॉक, ये कंक्रीट ब्लॉक का बना होता है, विच रेसिस्ट ऑन हार्ड रॉक फाउंडेशन, यानी कि जो कि हार्ड रॉक फाउंडेशन, इसके अंदर हार्ड रॉक फाउंडेशन होता है, उसी पर रेस्ट करते रहता है। नेक्स्ट, द टॉप ऑफ द क्रेस्ट इज एट FRL, FRL के ऊपर रखा जाता है। FRL का फुल फॉर्म क्या होता है, FRL, FRL मतलब क्या होता है, फुल रिजर्वायर लेवल होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर रखा जाता है इसका क्रेस्ट। अब देखिएगा स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे, स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे मतलब क्या होता है, ये डायरेक्टली स्ट्रेट
जिसको साइफोनिक एक्शन भी कहते हैं। डायरेक्टली इस स्पिलवे में क्या होगा, डायरेक्टली हम लोग वाटर को ड्रॉप कराएंगे, मतलब इसमें कुछ नहीं होगा। जैसे ये हमारा डैम है और डैम से क्या होगा, डायरेक्ट वाटर स्पिलवे के थ्रू गिर जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे। ए स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे कंसिस्ट ऑफ लो हाइट वियर वॉल, यानी कि जो स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे होता है उसका वॉल का हाइट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। वेन नेक्स्ट इट्स डाउनस्ट्रीम फेस इज रफली और प्रॉपरली वर्टिकल, यानी कि इसका जो डाउनस्ट्रीम का फेस होता है ये वर्टिकल है प्रॉपरली, या रफली यानी कि वर्टिकल होगा, प्रॉपर हो या फिर थोड़ा सा कम वर्टिकल हो, यानी कि इसका जो डाउनस्ट्रीम फेस होगा डैम का वो पूरा का पूरा वर्टिकल हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द वाटर इन रिजर्वायर, इसको काट लीजिएगा, व्हेन द वाटर इन रिजर्वायर राइजेज एबव द नॉर्मल पोल लेवल, यानी कि जो नॉर्मल पूल लेवल से जब वाटर ऊपर राइज कर जाता है, द सरप्लस वाटर फॉल्स फ्रीली, यानी कि जो यहाँ तक से वाटर है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही यहाँ से राइज होते होते वाटर यहाँ तक आया तो एकदम फ्री फॉल हो जाएगा इसका वाटर का। इसी को कहते हैं हम लोग क्या, फ्रॉम द क्रेस्ट ऑफ द वियर एंड हेंस इट इज नोन एज स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे या फ्री ओवरफॉल स्पिलवे। ठीक है। शॉर्ट स्पिलवे क्या होता है, हम लोग को दो ही डिस्कस करना था, हम लोग इतना सारा स्पिलवे देख रहे हैं, आप लोग इसमें से दो कोई भी देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शाफ्ट स्पिलवे। ए शाफ्ट स्पिलवे इज अ टाइप ऑफ स्पिलवे विच कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल शाफ्ट followed by horizontal conduit. The surplus water enters into the vertical shaft and then to horizontal conduit the finally reaches the downstream of the channel। यानी क्या होता है, एक शाफ्ट स्पिलवे होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से स्पिलवे का एक वर्टिकली, इसमें क्या होता है एक पाइप बना के रखते हैं हम लोग, इसमें पानी इंटर करता है। इसमें ज़्यादातर स्पिलवे बड़ा बड़ा डैम में वही देखिएगा, इधर से आता है पानी, इसमें इंटर जैसे ही यहाँ तक रहेगा तो इसके अंदर इंटर नहीं करेगा, जैसे ही इसके ऊपर पानी गया तो इसमें इंटर करेगा और इससे हॉरिजॉन्टल होते हुए बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं शाफ्ट स्पिलवे। नेक्स्ट देखिए, द शाफ्ट स्पिलवे इज आइदर आर्टिफिशियल और नेचुरल। शाफ्ट स्पिलवे क्या हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। एक्सकेवेशन फॉर द नेचुरल शाफ्ट इज पॉसिबल व्हेन द हार्ड रॉक लेयर इज प्रिवेंटेड ऑन द अपस्ट्रीम साइड, द हॉरिजॉन्टल कंडुइट आइदर पास थ्रू द डैम बॉडी और थ्रू द फाउंडेशन ऑफ द डैम, यानी कि डैम के थ्रू भी हम लोग पास करा सकते हैं इसको। ये जो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए, डैम के थ्रू पास कराया, डैम के बॉडी के थ्रू, यहाँ से डैम का बॉडी है उसके थ्रू पास करवाए हैं कंडुइट को, या फिर हम लोग फाउंडेशन के थ्रू भी पास आउट करवा सकते हैं इस कंडुइट को, यही कहना चाह रहा है। ये उतना इंपॉर्टेंट स्पिलवे नहीं है। नेक्स्ट देखिए, स्यूट स्पिलवे। सीट स्पिलवे तो आपको अगर याद करना है तो ऊपर वाला दो याद कर लीजिएगा, सर्विस इमरजेंसी, उसके बाद ओगी और एक सीट, बस इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, चार काफ़ी हो गए। सीट स्पिलवे इज अ टाइप ऑफ स्पिलवे इन विच सरप्लस वाटर फ्रॉम अपस्ट्रीम इज कैरिड टू द डाउनस्ट्रीम थ्रू ए स्टीपली स्लोप ओपन चैनल, यानी कि ओपन चैनल के थ्रू। सीट स्पिलवे क्या होता है, यानी कि जैसे अगर अप स्ट्रीम से वाटर को डाउन स्ट्रीम में ले जाना है ना, तो चैनल कंस्ट्रक्ट करके रखते हैं हम लोग इधर से चैनल, और इस चैनल के थ्रू ही स्पिलवे के थ्रू ही पानी सरप्लस जो वाटर होता है, सरप्लस वाटर मतलब जो डैम के क्रेस्ट से ऊपर चला जाता है वो वाटर नीचे जाता है। ओके, इट इज जनरली कंस्ट्रक्टेड एट वन एंड ऑफ द डैम और सेपरेटली अवे फ्रॉम द डैम ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, मतलब ये हो सकता है कि बैंक में कंस्ट्रक्ट कर दिया जाए, मतलब किनारे में कंस्ट्रक्ट कर दिया जाए, या फिर वन एंड पे डैम के कंस्ट्रक्ट कर दिया जाए, मतलब किसी एक किनारे एक कोने में, या फिर कोना से बाहर बैंक पर किनारे में कहीं कंस्ट्रक्ट कर दिया जाए। नेक्स्ट, सीट स्पिलवे इज सुटेबल फॉर ग्रेविटी डैम, अर्दन डैम, रॉक फिल डैम, ईटीसी, यानी कि जितना तरह का डैम हम लोग पढ़े हैं सब के सब क्या होता है उसके लिए सुटेबल होता है ये सीट स्पिलवे। बट इज प्रीफर्ड वेन द विड्थ ऑफ द रिवर वैली इज वेरी नैरो, मतलब इसको प्रीफर कब किया जाता है, जब विड्थ कम रहेगा तब, जब नदी का विड्थ कम रहेगा, जब डैम का विड्थ कम रहेगा तभी हम लोग सीट स्पिलवे को जनरली प्रीफर करते हैं। अदरवाइज हम लोग इस सौगी स्पिलवे ये सब स्पिलवे, ओगी स्पिलवे, सोगी नहीं होता है ओगी होता है। ओके, ओगी स्पिलवे ये सबको प्रीफर करते हैं ज़्यादा। ठीक है,
और हम लोग भी देखे हैं कि सर्विस स्पिलवे ज़्यादा हम लोग बना कर रखते हैं ताकि हम लोग का हर एक पर्पस काम फुलफिल हो सके। उससे हम लोग फिशरी के लिए भी अगर वाटर चाहिए डाउन स्ट्रीम साइड में उसको भी ले लेंगे। अगर हम लोग को इरीगेशन पर्पस के लिए चाहिए उसके लिए भी, अगर फ्लड आ जाता है उस दौरान हम लोग को अगर डाउन स्ट्रीम में वाटर को सप्लाई करना है उस समय भी उस सर्विस स्पिलवे का यूज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए साइड चैनल स्पिलवे। साइड चैनल स्पिलवे इज सिमिलर टू स्वीट स्पिलवे। साइड चैनल स्पिलवे भी सिमिलर होता है किसका, स्वीट स्पिलवे के जैसा है। बट द ओनली डिफरेंस इज द क्रेस्ट ऑफ द साइड channel spillway is located on the one of its sides, whereas crest of sweet spillway is located between the side walls। ठीक है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दीजिए, फालतू का ये डिस्कस करना। ओके, नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दो डबल क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था, वहीं हम ध्यान में नहीं आया था, क्वेश्चन नंबर 5 तो गलती से टाइप हो गया। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या था, डिफिनीशन डिफाइन करना था क्या, ग्लेशियर्स इन डैम। ग्लेशियर्स इन डैम क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। देखिए सॉरी, वहाँ पे ग्लेशियर लिखा गया है, गैलरीज होगा, वहीं तुम कह रहे हैं कहाँ से आ गया ग्लेशियर, एक बार करेक्ट कर लीजिएगा उसको। गैलरीज इन डैम क्या होता है, ठीक है, वहाँ पे जल्दी में हम ध्यान नहीं दे पाए, वहाँ पे गैलरी इन डैम ही लिखा होगा। ठीक है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा गैलरी इन डैम है कि नहीं। ग्लेशियर्स कुछ नहीं होता है, ग्लेशियर हम सोच रहे थे बर्फ आखिर आया कहाँ से, कोई बात नहीं। गैलरीज इन डैम, गैलरी अभी हम लोग जो प्रीवियस में देखे थे क्या प्रोवाइड करके रखते हैं, जो चैनल प्रोवाइड करके रखते हैं जिससे वाटर इसमें सीप कर जाए और ड्रेन आउट हो जाए, ड्रेनेज जो प्रोवाइड करके रखते हैं डैम में, उसी को कहते हैं गैलरीज। ओके, तो गैलरीज क्या होता है, देखिए यहाँ पे गैलरीज ये प्रोवाइड किया गया है, ये है गैलरीज, यानी कि यहाँ पे वाटर इसमें स्टोर रहेगा, इंस्पेक्शन ये सब इसी से करते हैं, गैलरीज से ही। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं गैलरीज ग्रेविटी डैम क्या है। गैलरीज आर हॉरिजेंटल और स्लोपिंग ओपनिंग, यानी कि गैलरी क्या होता है, हॉरिजेंटल भी हो सकता है और स्लोपिंग ओपनिंग भी हो सकता है। ओपनिंग्स और पासेज प्रोवाइडेड इन डैम बॉडी, यानी कि जो डैम बॉडी में प्रोवाइड किया रहता है गैलरी, गैलरी कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, डैम के बॉडी में प्रोवाइड किया जाता है, या तो हॉरिजेंटल या फिर इंक्लाइंड भी हो सकता है, थोड़ा सा स्लोप प्रोवाइड किया भी हो सकता है। It is provided longitudinally or transversely to the axis of dam and are provided to various elevation। मतलब क्या होता है, हम लोग इस साइड से इस साइड भी प्रोवाइड कर सकते हैं, इधर साइड से मतलब क्रॉस सेक्शन के अलॉन्ग भी प्रोवाइड कर सकते हैं और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के अलॉन्ग भी प्रोवाइड कर सकते हैं इसको गैलरीज को। और इस डिफरेंट एलिवेशन पे होता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, जहाँ पे हमको जरूरी होगा वहाँ पे हम लोग गैलरीज को डिजाइन करते हैं। ओके, नेक्स्ट, ऑल दिस गैलरी आर इंटरकनेक्टेड बाय स्टेयर्स, लिफ्ट एंड शाफ्ट। लेकिन सारा गैलरीज को डिफरेंट एलिवेशन पे है या फिर ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडनल है, सब गैलरीज को हम लोग कनेक्ट करके रखते हैं, लिफ्ट के थ्रू, स्टेयर के थ्रू या शाफ्ट के थ्रू, कैसे भी कनेक्ट करके रखें, लेकिन हम लोग कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको गैलरीज समझ में आया होगा क्या होता है। गैलरीज क्या होता है, सबसे पहले जो डैम होता है उसके उसमें हम लोग जो ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड बॉडी में, उसको ही कहते हैं हम लोग गैलरीज। गैलरीज लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन जितना भी गैलरी है उसको हम लोग को ज्वाइन करके रखना पड़ेगा ताकि हम लोग एक गैलरी से इंटर करें तो सारा का सारा डैम का इंस्पेक्शन कर सकें। ठीक है, क्रॉस सेक्शन शेप्स ऑफ द डैम गैलरी, डैम गैलरी का क्रॉस सेक्शन शेप दिया गया है। यहाँ पे देखिए डायग्राम में क्या है, ये एक डैम था, ये एक डैम था। ओके, एक डैम था, इसमें हम लोग क्या है इस कौन सा शेप कहते हैं इसको, ओवल शेप। ठीक है, मतलब अंडा का जो शेप होता है वैसा ही शेप, ओवल शेप में हम लोग गैलरी प्रोवाइड कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला जो, ये कौन सा शेप का गैलरी है, यहाँ पे सर्कुलर शेप का गैलरी है, ये वाला सर्कुलर शेप का है, ये ओवल शेप का गैलरी है। और दोनों जो एलिवेशन पे कंस्ट्रक्ट किए हैं उस दोनों को हम लोग ये पाइप के थ्रू मतलब इसके थ्रू क्या स्टेयर के थ्रू ये ज्वाइन करके दिखा दिए हैं। ठीक है, साइज ऑफ गैलरी डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ द गैलरी एंड साइज ऑफ द डैम। मतलब साइज गैलरी का किस पे डिपेंड करता है, किस पर्पस के लिए हम लोग बना रहे हैं, फंक्शन ऑफ द गैलरी यानी इस पे डिपेंड करता है। और दूसरा कितना डैम का साइज है, अगर डैम का साइज छोटा रहेगा तो ऑफकोर्स सब बात है कि छोटा हम लोग गैलरी बनाएंगे, अगर बड़ा डैम रहेगा तो उसमें गैलरी भी हम लोग बड़ा बना सकते हैं। फंक्शन की क्या क्या है, देखिए इसका फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट साइज यूज करते हैं ना गैलरी का, तो देखिए इसका फंक्शंस क्या क्या है। पहला फंक्शन क्या है,
टू गिव एक्सेस टू द डैम इंटीरियर्स फॉर द इंस्पेक्शन एंड रिपेयरिंग पर्पस, यानी कि डैम के अंदर जाने के लिए ये रास्ता देता है, एक्सेस देता है, ठीक है, ताकि हम लोग इंटीरियर में जो भी डैमेजिंग हुआ है, रिपेयरिंग करना है, इंस्पेक्शन करना है, सब कर सके हम लोग। टू गिव एक्सेस टू ऑल द आउटलेट्स एंड स्पिलवे गेट, मतलब हम लोग ऑल स्पिलवे को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो ये एक्सेस प्रोवाइड करता है हमको। टू गिव स्पेस फॉर ड्रिलिंग एंड ग्राउटिंग, यानी कि ड्रिल करना है अगर डैम के अंदर, या फिर कोई मटेरियल को फिल करना है, फिल, अगर कोई मटेरियल में होल हो गया है उस डैम में, उसको ग्राउट करना है, फिल करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गैलरी का यूज करते हैं। टू ड्रेन ऑफ सीपेज वाटर थ्रू द बॉडी ऑफ डैम, तो और ड्रेन वाटर जो आ गया है इसके अंदर जो वाटर आ जाता है, इसके अंदर जो डैम के अंदर वाटर आ जाता है, उसको ड्रेन करके इसमें इसके अंदर पहुंच जाएगा, और इसको ड्रेन आउट करना, यानी कि डैम के बॉडी से बाहर निकालने का काम होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एनर्जी डेसिपेटर। एनर्जी डेसिपेटर क्या है, देखिए, जब हाई अप स्ट्रीम से जब पानी डाउन स्ट्रीम में आता है तो उसके पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है, और जो जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहता है उतना ज़्यादा वो इरोजन कर सकता है। उसी इरोजन को हम लोग को कम करने के लिए एनर्जी डेसिपेटर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो स्पिलवे हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो भी एक तरह का एनर्जी डेसिपेटर के जैसा ही वर्क करता है। कंक्रीट ब्लॉक हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग ओगी शेप का स्पिलवे प्रोवाइड कर रहे हैं, ये ओगी शेप का स्पिलवे, ये भी एनर्जी डेसिपेटर के जैसा वर्क करेगा। कंक्रीट ब्लॉक कर रहे हैं प्रोवाइड आगे में थोड़ा सा, ताकि इसका थोड़ा थोड़ा दूर पर कंक्रीट ब्लॉक प्रोवाइड कर दे रहा है, ताकि एनर्जी वाटर का काइनेटिक एनर्जी डिसिपेट हो जाए, हट जाए, खत्म हो जाए, इरोजन ताकि ना हो, इसके लिए इसी को कहते हैं एनर्जी डेसिपेटर। चलिए, आपको समझ में आया होगा, हम लोग आगे इसको देखते हैं वन बाई वन करके, इसका क्या क्या लिखा हुआ है। वेन द वाटर फ्लोज ओवर द क्रेस्ट ऑफ स्पिलवे एंड डिफरेंस बिटवीन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम वाटर लेवल इज मोर वेलोसिटी ऑफ वाटर विल बी हाइयर, यानी कि अगर ज़्यादा डिफरेंस रहेगा लो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में, तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वाटर का, यानी कि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी हाई रहता है। ठीक है, पहला लाइन में यही करना चाह रहा है। हाई वेलोसिटी रिजल्ट्स इनटू हायर काइनेटिक एनर्जी, जो हाई वेलोसिटी है, हायर काइनेटिक एनर्जी आता है, क्योंकि देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि जितना ज़्यादा उसका वेलोसिटी उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, और जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा इरोजन। ठीक है, देखिए, विच रिजल्ट्स इन इरोजन ऑफ द टो ऑफ स्पिलवे विच मे कॉज इट्स फेलियर, यानी कि जैसे ही इसमें स्पिलवे टो के पास इस इरोजन होगा तो उसका स्टेबिलिटी पे असर पड़ेगा, यानी कि डैम का फेलियर देखने को मिलेगा आपको। एनर्जी डेसिपेटर आर द स्ट्रक्चर्स बिल्ट नियर स्पिलवे टू रिड्यूस द हायर एनर्जी टू फ्लो, मतलब क्या करता है, ये हायर एनर्जी को लो कर देता है और फ्लो करने देता है उसको। ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स का अगर आपको लिखना है एनर्जी डेसिपेटर, तो आप लिख दीजिएगा क्या, ओगी, ओगी टाइप्स स्पिलवे प्रोवाइड करके हम लोग एनर्जी डेसिपेटर का जैसे यूज कर सकते हैं, फिर ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक करके प्रोवाइड करके हम लोग कर सकते हैं स्पिलवे का, सॉरी, एनर्जी डेसिपेटर। नेक्स्ट देखिएगा, ज्वाइंट्स इन ग्रेविटी डैम क्या होता है। तो ज्वाइंट्स क्या होता है, अगर मान लीजिए कि हम लोग कंक्रीट का कास्टिंग कर रहे हैं ग्रेविटी डैम में, हम लोग जानते हैं कि कंक्रीट का कास्टिंग कर रहे हैं, तो जैसे ही कंक्रीट कास्टिंग करते हैं तो देखिएगा कंक्रीट में क्या होगा, जैसे टेम्परेचर का अप डाउन होता है तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, यानी कि लंबाई चौड़ाई जो एरिया है उसका एक्सपैंड करता है, यानी कि बढ़ जाता है। कभी कभी जैसे ही ठंडा आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कोई भी चीज़ गर्मी में एक्सपैंड करता है और ठंडा में कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसको काउंटर करने के लिए, यानी कि उसको रोकने के लिए जो हम लोग ज्वाइंट्स प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में हम लोग को लिखना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जॉइंट प्रोवाइड इन ग्रेविटी डैम। तो इस ग्रेविटी डैम में जो दो तरह का जॉइंट होता है उसको देखते हैं। पहला है कंस्ट्रक्शन जॉइंट और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। कंस्ट्रक्शन जॉइंट और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होता क्या है, देखिए, डैम आपको इसमें दिखाया गया है डायग्राम में कि देखिए, ये हॉरिजेंटल जो लाइन है, हॉरिजेंटल, ये वाला जो हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन जॉइंट, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको कहते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग वन बाई वन करके हम लोग देखते हैं इसको। देखिए, कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इज नॉट डन इन सिंगल स्टेप, यानी डैम का कंस्ट्रक्शन हम लोग एक ही स्टेप में नहीं करते हैं। ठीक है, एक ही बार में जितना इतना हाइट का डैम है उसका एक ही बार में कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते हैं, एक ही बार में कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, इसलिए
स्टेप बाय स्टेप, इसका सिंगल स्टेप में नहीं करके स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ईच स्टेज ऑफ कंक्रीट इज नोन एज लिफ्ट, यानी कि जितना पहला स्टेज में मान लीजिए कि इतना कंक्रीटिंग की है, इसको कहते हैं हम लोग लिफ्ट। तो ये एक लिफ्ट हो गया, ठीक है। लिफ्ट इज द थिकनेस ऑफ हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ द कंक्रीट लेड वंस, यानी कि एक एक बार में अगर हम लोग जितना कंक्रीटिंग करें, जितना है थिकनेस का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिफ्ट। ठीक है, हम लोग इसमें भी पढ़े हुए हैं, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उस वीडियो को लिफ्ट के बारे में, तो देख लीजिएगा कि जब हम लोग कंक्रीट को कोई भी मटेरियल को वर्टिकली ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ पे वर्टिकली ट्रांसफ़र करते हैं तो 1.5 मीटर तक जो हाइट होता है उससे ज़्यादा नहीं होता, हम लोग लिफ्ट का अलग से चार्ज लेते हैं। तो यहाँ भी सेम टू सेम है कि 1.5 मीटर से ज़्यादा हम लोग थिकनेस एक बार में नहीं कास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, इन कंक्रीट डैम थिकनेस ऑफ ईच लेयर और लिफ्ट इज केप्ट अबाउट 1.5 मीटर, एक पॉइंट से एक 1.5 मीटर से ज़्यादा, यानी कि एक आदमी के हाइट के बराबर लगभग, उससे ज़्यादा हाइट का हम लोग कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं जनरली, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल जॉइंट बिटवीन टू सक्सेसिव लिफ्ट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन जॉइंट। यही जो लिफ्ट को जो ज्वाइन करते हैं, पहला लिफ्ट ये हो गया, दूसरा लिफ्ट ये हो गया, और दूसरे लिफ्ट के बीच में जो हॉरिजॉन्टल ये ज्वाइंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी हॉरिजॉन्टल ज्वाइंट को क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। लिफ्ट इज प्रॉपरली डिसाइडेड सो दैट देयर इज इफेक्टिव कूलिंग ऑफ कंक्रीट ड्यूरिंग सेटिंग, यानी कि लिफ्ट को बहुत ही, जैसे आप लोग जानते होइएगा कि जब सीमेंट सेट करता है तो बहुत ज़्यादा हीट निकलता है, उससे एग्जर्ट होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो लगभग अंदर का टेम्परेचर डैम के और बाहर के टेम्परेचर का डिफरेंस लगभग 45 डिग्री के लगभग में हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगा उसमें, इसीलिए हम लोग को लिफ्ट लिफ्ट जो होता है इसका प्रॉपरली डिसाइड करना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि एक बार में ज़्यादा आप लिफ्ट कंस्ट्रक्ट कर दिए, ज़्यादा थिकनेस का कंक्रीट कंस्ट्रक्ट कर दिए, तो क्या होगा, उससे हम लोग के डैम का जो सेटिंग होगा, कंक्रीट का सेटिंग, वो अच्छा से नहीं हो पाएगा, ठीक है। थिकनेस ऑफ लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द कंक्रीट इज केप्ट हाफ ऑफ जीरो, दैट इज 0.75, यानी कि जो सबसे नीचे वाला लेयर होता है उसका थिकनेस कम रखा जाता है, लगभग हाफ रखा जाता है, 0.75 मीटर के लगभग में, ओके। दिस लेयर is roughly roughened by brushing, and 1.25 centimeter thick rich mortar layer is applied over it to develop proper bond between lower leaf and न्यू कंक्रीट लेयर। देखिए, जब हम लोग कंक्रीट का कास्टिंग करेंगे, ये एक लेयर हुआ, देखिए यहाँ पे ये वन लेयर हुआ, वन लेयर, सॉरी रुक जाइए एक सेकेंड, जस्ट वेट, ये क्या हुआ, वन लिफ्ट हुआ कंक्रीट का, ठीक है। हम लोग कंक्रीटिंग कर लिए इसमें। फिर देखिए नेक्स्ट जब लिफ्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पे तो इसके बीच में बॉन्डिंग कहाँ से आएगा, तो बॉन्डिंग आने के लिए इसके सरफेस पे हम लोग क्या करते हैं, इसका जो सरफेस होता है इसमें 1.25 सेंटीमीटर लगभग, इसमें क्या करते हैं, इसमें मोटार फिल कर देते हैं, थिक मोटार फिल कर देते हैं, ताकि इसका और इसका ज्वाइंट एकदम अच्छा से फिल हो सके। और जब ये 1.25 सेंटीमीटर थिक जब लेयर प्रोवाइड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में, अपर लेयर और न्यू लेयर के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग अच्छा से बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्या है, कंट्रैक्शन ज्वाइंट। अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट देखें, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट क्या होता है, एक बार फिर से कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट को डिस्कस कर लेते हैं, क्या था कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या था कि जो एक हम लोग ग्रेविटी डैम को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वन लेयर में कंस्ट्रक्ट ना करके लेयर बाय लेयर करते हैं, और जो वन लेयर का थिकनेस होता है उसको हम लोग लिफ्ट कहते हैं, इस लेयर को लिफ्ट कहते हैं। और लिफ्ट का हाइट जनरली हम लोग 1.5 मीटर रखते हैं अबाउट। और जो दो लिफ्ट के बीच का जो हॉरिजेंटल जो ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। और कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट में सबसे जो नीचे वाला लेयर होता है उसका थिकनेस रखते हैं 0.75 सॉरी मीटर, 0.75 मीटर। और जब दो लिफ्ट के बीच में हम लोग को कोई ग्राउटिंग मटेरियल फिल करना होता है, तो हम लोग मोटार का जनरली यूज करते हैं। और मोटार में हम लोग पहले क्या करते हैं, जो लोअर वाला लेयर होता है उसको स्क्रैच कर देते हैं, जैसे ही कास्ट करते हैं उसमें स्क्रैच कर देते हैं, टाइल्स लगाते हुए देखिएगा तो क्या करता है, जब प्लास्टिंग करता है उस समय स्क्रैच कर देता है उसके बाद उसमें, ताकि जो वाइट सीमेंट हम लोग लगाते हैं टाइल्स में, वो अच्छा से उसमें ग्राउट करके फंस सके, ठीक है। तो वैसे ही इसमें भी क्या करते हैं, इसमें भी 1.25 सेंटीमीटर मोटार का लेयर
रिच मोटार का लेयर मतलब उसमें सीमेंट ज़्यादा रहता है, ठीक है, कम रहता है बालू, बिल्कुल कम। तो ऐसा लेयर बिछा देते हैं। इस ये हो गया ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन जॉइंट। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के बारे में। तो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होता है दो तरह का, एक होता है ट्रांसवर्स, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल। तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहले पहले देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट क्या होता है। Contraction joint are provided to avoid development of cracks in the dam due to change in temperature। यानी कि अगर टेम्परेचर में चेंजेज होता है तब इसके लिए क्रैक डेवलप ना हो किसी भी डैम में, उसके लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। बाय प्रॉपरली कंट्रोलिंग द टेम्परेचर एंड यूजिंग द प्रॉपर मेथड ऑफ क्यूरिंग, श्रिंकेज क्रैकिंग कैन बी कंट्रोल इन कंक्रीट। यानी कि हम लोग अगर प्रॉपर क्यूरिंग करते हैं, प्रॉपर मेथड क्यूरिंग का अगर अडॉप्ट करते हैं, साथ ही साथ श्रिंकेज और क्रैकिंग को रोक कंट्रोल करके रखते हैं, तो इससे हम लोग का क्या होगा, टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखेंगे तो इससे क्या होगा, इस सब को तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सॉरी, नेक्स्ट लाइन देखिए तब समझ में आएगा। सो द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट इज इसेंशियल इन डैम। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जैसे टेम्परेचर को हम लोग प्रॉपर आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, फिर श्रिंकेज को क्यूरिंग को सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का कितना थिकनेस होना चाहिए इसको डिसाइड करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। दो तरह का कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होता है। देखिए पहला ट्रांसवर्स और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स कहने से क्या पता चल रहा है, डैम के क्रॉस सेक्शंस के अलोंग होगा, और लॉन्गिट्यूडनल यानी कि डैम के एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है। तो देखिए पहले ट्रांसवर्स कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट को देखते हैं। दीज जॉइंट्स आर राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ डैम। यानी जो एक्सिस ऑफ डैम होता है उसके राइट एंगल पे होता है। एक्सिस ऑफ डैम क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, और उसके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में यानी कि क्रॉस सेक्शन के अलोंग जो होगा उसी को कहते हैं ट्रांसवर्स कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है। देखिए इसमें ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग का क्या है, ये एक बीम का क्रॉस सेक्शन है। इसमें देखिए ये डैम का क्रॉस सेक्शन है। तो ये वाला जो एक्सिस, ये वाला जो एक्सिस है ये ट्रांसवर्स एक्सिस है। ये एक्सिस क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस। और जो इसके मिड से सेंटर से जाएगा, इसके जो सेंटर से जाएगा पास होगा, उसको कहेंगे क्या, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है। ये क्रॉस सेक्शन होता है, ये क्रॉस सेक्शन होता है, ये इसके क्रॉस सेक्शंस के जो क्रॉस सेक्शंस के लॉन्ग जो एक्सिस होगा उसको कहेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस। जो उसके लेंथ के लॉन्ग होगा उसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल। लेंथ के लॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शन के लॉन्ग ट्रांसवर्स एक्सिस, ओके। तो ये जो ट्रांसवर्स कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होता है किसके लॉन्ग प्रोवाइड किया रहता है, ट्रांसवर्स वाला, ट्रांसवर्स के लॉन्ग यानी क्रॉस सेक्शन के लॉन्ग। द स्पेसिंग ऑफ दीज जॉइंट्स डिपेंड्स ऑन द टोपोग्राफी। देखिएगा फिर से, द स्पेसिंग ऑफ दिस ज्वाइंट डिपेंड्स ऑन द टोपोग्राफिकल फीचर। यानी कि जो इसके बीच का स्पेसिंग है किस पे डिपेंड करता है, उसका वहाँ का टोपोग्राफी कैसा है, लोकेशन किस जगह पे है डैम का, और सीमेंट का है या नहीं, टाइप्स ऑफ सीमेंट कौन सा यूज किए हैं, क्लाइमेट कंडीशन कैसा है, इस सब पे डिपेंड करता है हम लोग का जो कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट है, ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट, उसके बीच का स्पेसिंग, ठीक है। दूसरा है स्पेसिंग ऑफ दिस ज्वाइंट इज अराउंड 15 मीटर और हाइट ऑफ द डैम। यानी कि इसका स्पेसिंग लगभग कितना होता है, 15 मीटर या हाइट ऑफ डैम के इक्वल होता है, ठीक है। अगर जो ये दोनों में से लेस होगा उसके इक्वल होगा। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन जाता है। यानी कि स्पेसिंग ट्रांसवर्स कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का कितना होता है, लगभग 15 मीटर या हाइट ऑफ डैम, जो इन दोनों में कम होगा। अगर हाइट ऑफ डैम 15 मीटर से कम होगा तो जितना हाइट है उतना हम लोग कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड कर देंगे। अगर 15 मीटर से ज़्यादा हाइट का होता है तो हम लोग उससे कम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। These joint also allow construction and prevent cracks in the dam। यानी कि कंस्ट्रक्शन के लिए अलाउ करता है और प्रिवेंट करता है क्रैक्स को, ठीक है। नेक्स्ट,
These joint are either filled by grouting or made क्या है और मेड वाटर टाइट बाय वाटर स्टोव्स। मतलब क्या किया जाता है, ग्राउटिंग के द्वारा फिल कर लिया जाता है या फिर वाटर टाइट मटेरियल को यूज करके हम लोग फिल कर लेते हैं इस ज्वाइंट को। इस ज्वाइंट को खुला छोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम लोग ज्वाइंट को वाटर सिप करके नहीं आ जाएगा बाहर, वाटर को पासेस मिल जाएगा, इसलिए हम लोग वाटर टाइट मटेरियल का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए इस यूनिट का सबसे वीवीआई क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी डैम एंड अर्डन डैम। अर्डन डैम और ग्रेविटी डैम के बीच के डिफरेंशिएट करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले देखिए अर्डन डैम क्या होता है। इट इज मेड अप ऑफ अर्थन मटेरियल, सॉइल, ग्रेवल, सिल्ट, मोरम। यानी कि जो ग्रेविटी अर्दन डैम होता है किस चीज का बना होगा, अर्दन मटेरियल का, जैसे सॉइल हो गया, ग्रेवल हो गया, ठीक है, ये सब का सिल्ट हो गया, ये सब का बना होगा, मोरम हो गया। और जो ग्रेविटी डैम होता है वो स्टोन और कंक्रीट का बना होता है। नेक्स्ट दूसरा देखिएगा डिफरेंस, स्किल लेवल इज नॉट रिक्वायर्ड। यानी कि अर्दन डैम को बनाना है तो स्किल लेवल का जरूरत नहीं होगा, अगर ग्रेविटी डैम को बनाना है तो स्किल लेवल का जरूरत होगा। इट कैन बी विथ स्टैंड वेरी हाई प्रेशर। यानी कि जो अर्दन डैम होता है वो ज़्यादा हाई प्रेशर आएगा तो उसको रेसिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मिट्टी का बना हुआ है तो मिट्टी कितना ज़्यादा रेसिस्ट कर पाएगा। लेकिन जो ग्रेविटी डैम होता है वो हाई प्रेशर को रेसिस्ट कर सकता है, ठीक। मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई। ग्रेविटी डैम का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर वाटर का प्रेशर आया, कुछ भी हुआ, तो ग्रेविटी जो अर्दन डैम का सरफेस है वो इरोजन हो जाएगा उसका। लेकिन इसलिए इसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होता है और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है, क्योंकि इसमें इरोजन बहुत कम होगा, इसलिए इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगा। नेक्स्ट देखिए, दो तरह का कॉस्ट होता है। पहला एक मेंटेनेंस कॉस्ट और दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। क्या होता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो मेंटेनेंस कॉस्ट अगर पूछेगा हाई किसका होता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई किसका होता है, तो अर्डन डैम का। और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हाई किसका होता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट यानी बनाने में कितना किस में ज़्यादा खर्चा लगता है, तो ग्रेविटी डैम का। सिंपल सा बात है ना। नेक्स्ट पांचवा नंबर डिफरेंस देखिएगा, डायमेंशंस डायमेंशन ऑफ अर्थन डैम इज रिलेटिवली लार्जर। यानी कि जब हाई प्रेशर को रेसिस्ट करना है तो डायमेंशन इसका ज़्यादा रहेगा अर्थन डैम का, और ग्रेविटी डैम का रिलेटिवली स्मॉल रहेगा, कम रहेगा। अर्डन डैम इज नॉट 100% वाटर टाइट। अर्डन डैम से क्या होता है, वाटर अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में जा सकता है, यानी कि वाटर टाइट 100% नहीं बनाया जा सकता है कभी भी, चाहे कितना भी अच्छा हम लोग हर्टिंग जोन प्रोवाइड कर दे, कट ऑफ ट्रेंच प्रोवाइड कर दे, लेकिन 100% वाटर टाइट प्रोवाइड बनाया नहीं जा सकता अर्डन डैम को। लेकिन ग्रेविटी डैम को हम लोग फुल्ली वाटर टाइट बना सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको 7 डिफरेंस समझ में आया होगा। ये वीवीआई क्वेश्चंस में से एक है, इसलिए एक बार इसको फिर देख लेते हैं। जैसे अर्डन डैम हुआ यानी कि मिट्टी का डैम। मिट्टी का डैम किसका बना होगा, सॉइल का, ग्रेवल का, सिल्ट का, मोरम का। ग्रेविटी डैम किसका बना होगा, कंक्रीट या स्टोन का। स्किल लेवल नहीं लगेगा ग्रेविटी डैम को अर्डन डैम को प्रिपेयर करने में, और ग्रेविटी डैम को प्रिपेयर करने में स्किल लेवल लगेगा। थर्ड में विथ स्टैंड कर पाएगा हाईएस्ट प्रेशर को, नहीं। और ग्रेविटी डैम नहीं कर पाएगा, ग्रेविटी डैम कर लेगा, अर्धन डैम नहीं कर पाएगा। मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा हाई होगा किसका, तो अर्धन डैम का, और ग्रेविटी डैम का कम होगा। अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखा जाए तो अर्धन डैम का कम होगा और उसका ज़्यादा होगा ग्रेविटी डैम का। डायमेंशन देखा जाए तो डायमेंशन अर्धन डैम का ज़्यादा होता है, ग्रेविटी डैम का कम होता है। अर्धन डैम 100% वाटर टाइट नहीं हो सकता, और ग्रेविटी डैम को हम लोग 100% वाटर टाइट बना सकते हैं, ठीक है। और इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नहीं सॉरी, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है। क्या है, कंट्रोल ऑफ सीपेज थ्रू इम्बैंकमेंट। यानी कि इम्बैंकमेंट के थ्रू जो सीपेज होता है उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में देखिए। कंट्रोल ऑफ सीपेज थ्रू इम्बैंकमेंट इज डन इन फॉलोइंग वेज। यानी हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, नीचे दिया हुआ है। प्रोविजन ऑफ इम्परवियस कोर। यानी कि हम लोग कोर को डिजाइन कैसे करेंगे, इम्परवियस मटेरियल से। जैसे हर्टिंग जोन प्रोवाइड करते हैं, कैसा रहता है मटेरियल, इम्परवियस मटेरियल रहता है, यानी कि पानी एक नहीं जाने देता है। जब पानी नहीं जाने देगा तो हम लोग कंट्रोल कर लेंगे सीपेज को। नेक्स्ट देखिएगा दूसरा, for reduction of seepage through body of dam is its core should be made by proper compaction of impervious material। यानी कि अगर रिडक्शन करना है वाटर का, जो बॉडी के थ्रू जो पानी सीप करके जाता है उसका रिडक्शन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोर को बहुत अच्छा से कंपैक्ट करेंगे, इम्परवियस मटेरियल का बनाएंगे कोर को, ठीक है। प्रोविजन ऑफ रॉक टो, यानी कि रॉक टो भी प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे अगर टो में प्रोवाइड कर देते हैं रॉक, तो क्या होगा, हम लोग का सीपेज बहुत कम होगा, ठीक है। इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ सीपेज बिकॉज इट चेंजेस द
पाथ ऑफ सीपेज लाइन एंड प्रिवेंट क्या है, स्लफिंग ऑफ डाउन स्ट्रीम टू, यानी स्लफिंग को रोकता है। नेक्स्ट देखिएगा, डाउन प्रोवाइडिंग ऑफ हॉरिजेंटल ड्रेनेज ब्लैंकेट, यानी कि अब हम लोग हॉरिजेंटल ड्रेनेज ब्लैंकेट प्रोवाइड करेंगे। ये हॉरिजेंटल ड्रेनेज ब्लैंकेट क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे हॉरिजेंटल ड्रेनेज ब्लैंकेट के बारे में। बाय प्रोवाइडिंग हॉरिजेंटल ड्रेनेज ब्लैंकेट सीपेज वी कंट्रोल, देखिए यहाँ पे एक तरह का मटेरियल यूज कर लेते हैं हम लोग, ताकि यहाँ से सीपेज बहुत कम होता है, ठीक है। इसी को हॉरिजेंटल ड्रेनेज ब्लैंकेट बोलते हैं, उसी मटेरियल को, ठीक है। तो क्या देखें हम लोग, कंट्रोल कैसे करते, कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले इम्परवियस कोर बनाएंगे, यानी कि जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग इम्परवियस बनाएंगे। दूसरा क्या है, जो ही में हम लोग हर्टिंग जोन में मटेरियल यूज कर रहे हैं उसको प्रॉपरली कॉम्पैक्ट करेंगे। तीसरा क्या है इसका, रॉक टो प्रोवाइड करेंगे और हॉरिजेंटल ब्लैंकेट को, हॉरिजेंटल ड्रेनेज ब्लैंकेट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ ड्रेनेज थ्रू फाउंडेशन, यानी कि हम लोग फाउंडेशन के थ्रू जो सीपेज होता है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। हम लोग देखिए पहले बॉडी के थ्रू जो इम्बैकमेंट के थ्रू जो सीपेज होता है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। दूसरा क्या है, जो ड्रेनेज होता है फाउंडेशन के थ्रू उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। देखिए पहला क्या है, प्रोवाइडिंग प्रोविजन ऑफ कट ऑफ ट्रेंच, यानी कि हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, कट ऑफ ट्रेंच को प्रोवाइड कर देंगे ताकि फाउंडेशन से नहीं जाएगा पानी। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का क्या था, डैम था, ठीक है। अगर डैम में हम लोग हर्टिंग को मजबूत कर देंगे तो बॉडी से नहीं जाएगा पानी। अगर यहाँ पे कट ऑफ ट्रेंच प्रोवाइड कर देंगे तो फाउंडेशन से नहीं जाएगा, ठीक है। वही कहना चाह रहा है यहाँ पे, इट इज कंस्ट्रक्टेड और एक्सकेवेटेड बिलो द हर्टिंग जोन अप टू इम्परवियस लेयर, जब जहाँ तक इम्परवियस नहीं लेयर नहीं मिल जाता है वहां तक हम लोग नीचे पेनिट्रेट करते करते जाते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, कट ऑफ ट्रेंच प्रोवाइड करना है। इम्परवियस लेयर तक प्रोवाइड करते हैं। अब इम्परवियस लेयर तक प्रोवाइड कर देंगे तो ना कट ऑफ ट्रेंच से पानी आर पार जाएगा, अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम तक पानी जाएगा ही नहीं फाउंडेशन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज फिल्ड विथ इम्परवियस मटेरियल एंड प्रॉपर्ली कॉम्पैक्टेड, यानी इम्परवियस मटेरियल फिल्ड किया जाता है कट ऑफ ट्रेंच में और इसको प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट किया जाता है। जितना ज़्यादा डेंसिटी रहेगा उसका उतना कम वाटर उससे जाएगा। इट्स डायमेंशन इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ डैम, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन। ईज बहुत सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है कि इसका इसका डायमेंशन कैसे सेलेक्ट किया जाए। तो पहला फैक्टर क्या है कि किस टाइप्स का डैम हम लोग कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, फिर हम लोग कौन सा मेथड से कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं और इजी किस में कंस्ट्रक्शन करने में है, वैसा उसके आधार पर हम लोग कट ऑफ ट्रेंच प्रोवाइड करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रोविजन ऑफ कंक्रीट कट ऑफ ट्रेंच, कट ऑफ वॉल, यानी कि जब हम लोग कट ऑफ वॉल बनाते हैं इसके थ्रू। कट ऑफ वॉल क्या होता है, देखिएगा कट ऑफ वॉल, मान लीजिए कि ये ग्रेविटी डैम है या आर्डेन डैम है, इसमें यहाँ पे जो इस साइड में होता है नीचे में वॉल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, इसके नीचे फाउंडेशन वॉल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, इसी को बोलते हैं ताकि, और यहाँ यहाँ से जो यहाँ से इधर भी थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, कंक्रीटिंग कर देते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, सबको हम लोग क्या कहते हैं, कट ऑफ वॉल बोलते हैं, ठीक है। नीचे तक प्रोवाइड करते हैं वॉल को, उसी को। There are concrete or sheet piles extended through entire depth of the pervious foundation for control sewage, यानी ताकि हम लोग नीचे तक प्रोवाइड कर देते हैं ताकि इस एक साइड से दूसरे साइड तक वाटर पेनिट्रेट करके नहीं जाए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एनर्जी डेसिपेटर के बारे में। एनर्जी डेसिपेटर एक्चुअली हम लोग ऊपर में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए एनर्जी डेसिपेटर को इग्नोर करने के लिए बोल रहा है ना, क्यों, क्योंकि हम लोग एनर्जी डेसिपेटर को यहाँ पे देख लिए हैं, ठीक है। कहाँ गया, यहीं पे था, एनर्जी डेसिपेटर, ओके। फिर से एनर्जी डेसिपेटर के बारे में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, हम लोग लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या है, हाई डैम्स और लो डैम्स के बीच में डिफरेंस लिखना था, यानी हाई डैम्स और लो डैम्स होता क्या है। तो देखिए हाई डैम्स का डिफिनीशन, बहुत सारा पॉइंट है, अगर डिफरेंशिएट करने के लिए भी आएगा तो हम लोग लिख सकते हैं। पहले देखिए डिफिनीशन, डैम्स विथ हाइट एक्सीडिंग ए सर्टेन लिमिट वेरीज बाय रीजन। देखिए एक कोई लिमिट है आईएस कोड के अनुसार से कि किस रीजन में कितना हाइट तक डैम रहेगा, उससे अगर ज़्यादा हाई हो गया तो उसको हाई डैम बोलेंगे। ये अलग अलग क्षेत्र के लिए, अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस क्या है इसका हाई डैम का, लार्ज वाटर स्टोरेज, अगर जितना हाई तक ले डैम रहेगा उतना वाटर स्टोरेज करके रखेगा। कैपेबल ऑफ स्टोरिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर, जैसे मान लीजिए कि अगर डैम का हाइट यहाँ तक है, डैम का हाइट यहाँ तक है, यहाँ तक,
ठीक है। तो इससे यहाँ तक स्टोर करके रखेगा वाटर को। अगर मान लीजिए कि यहाँ तक है तो इसको कह रहे हैं हाई डैम, तो ये यहाँ तक स्टोर करके रख सकता है। तो कैपेसिटी हाई डैम का ज़्यादा रहेगा कि कम? तो ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर में हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए भी हम लोग यूज कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, सॉरी, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर करके रखता है। हाइड्रो पावर जनरेशन, अगर मान लीजिए कि अगर हाइट ज़्यादा रहेगा तो उसका यूज किस लिए कर लेंगे हम लोग? हाइड्रो पावर जनरेशन, यानी कि जब बिजली बनाने के लिए हम लोग यूज कर पाएंगे। तीसरा क्या है? फ्लड कंट्रोल, अगर ज़्यादा हाई तक डैम बना के रखे हैं तो हम लोग फ्लड को भी कंट्रोल करके रख सकते हैं। चौथा क्या है? उसके आगे क्या है? इरिगेशन, अगर हाई डैम है तो उसमें वाटर भी बहुत ज़्यादा होगा, वाटर ज़्यादा होगा तो हम लोग डाइवर्ट करके हम लोग इरिगेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेविगेशन, क्रिएट नेविगेबल वाटरवे डो लो डैम्स, मतलब क्या होगा कि हम लोग क्या करते हैं, एक साइड से दूसरे साइड में जाने के लिए वाटर वे का भी प्रयोग कर सकते हैं नेविगेशन के थ्रू। डिफिनीशन, अब लो ग्रेविटी डैम के बारे में देखिए। पहले हम लोग हाई ग्रेविटी डैम के एक बार फिर से देख लेते हैं। यानी कि एक सर्टेन लिमिट से अगर हाइट ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं हाई ग्रेविटी डैम। फिर अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर उसमें ज़्यादा होता है, उसमें ज़्यादा स्टोरेज कर सकते हैं हम लोग वाटर को। हाइड्रो पावर जनरेशन, अगर हाइट ज़्यादा हो गया इसके कारण से वाटर का हाइट ज़्यादा हो गया, उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। फ्लड कंट्रोल होगा, अगर ज़्यादा हाइट तक डैम रहेगा तो फ्लड आने पर उसमें हाइट जब तक वहाँ तक नहीं पहुँचेगा तब तक फ्लड कंट्रोल रहेगा। अगर ज़्यादा हाइट तक है तो उसको हम लोग डाइवर्ट करके इरीगेशन पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं और नेविगेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, लो डैम्स के बारे में। देखिए लो डैम्स क्या होता है? डिफिनीशंस एग्जैक्टली उसका उल्टा है, डैम्स विद ए रिलेटिवली स्मॉल हाइट कंपेयर टू हाई डैम, यानी कि इसका हाई डैम से अगर कम हाइट का है, यानी एक सर्टेन लिमिट से कम का हाइट का है, वो अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग वेरी करता है कि कब हम किसी रीजन में अगर 10 मीटर को हाई डैम बोल रहे हैं तो हो सकता है किसी रीजन में 10 मीटर को हाई डैम ना बोल के 20 मीटर को हाई डैम बोले। ठीक है, ये अलग अलग एरिया पे डिपेंड करता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? लोकल वाटर सप्लाई, यानी कि हम लोग जो लोकल मतलब वाटर सप्लाई करते हैं ना, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हम लोग जनरली यूज करते हैं वाटर सप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट फ्लड कंट्रोल के लिए थोड़ा सा हेल्प कर सकता है, मतलब ज़्यादा हेल्प तो नहीं करेगा, जैसे हाई डैम यूज कर वाटर कंट्रोल करता है वैसे ये फ्लड को कंट्रोल तो नहीं कर पाएगा, लेकिन थोड़ा देर के लिए कर सकता है। कैन हेल्प मिटिगेट लोकल फ्लडिंग, यानी छोटा छोटा फ्लड आता है तब इसको हेल्प करता है फ्लड को। फिशरी के लिए यूज होता है, यानी कि अगर हम लोग को फिशिंग करना है, मछली पालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा डैम बना देंगे, लो डैम बना देंगे, उसमें हम लोग वाटर को थोड़ा सा स्टोर कर लेंगे और उससे बना लेंगे, फिशरी कर लेंगे अपना। और रिक्रिएशन के लिए यूज करते हैं, यानी प्रोवाइड रिक्रिएशन अपॉर्चुनिटी लाइक बोटिंग और फिशिंग। देखिए जैसे मान लीजिए कि किसी किसी का शौक होता है कि हम लोग पानी में तैरे, फिशिंग करें, तो तैरने के लिए ही हम लोग क्या बना लेते हैं, छोटा छोटा डैम बना लेते हैं ताकि उसमें हम लोग स्विमिंग कर सके। ठीक है, या फिर बोटिंग कर सके। तो आई होप आपको लो ग्रेविटी डैम और लो डैम और हाई डैम में डिफरेंस समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड, थैंक यू एवरीवन।